हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी। आज के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्यसभा की शक्तियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने राज्यसभा के गठन, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, इन सब के विषय में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका एवं संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और भारतीय संविधान में राज्यसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। ऐसी शक्तियों को राज्यसभा की अनन्य शक्तियां या विशेष शक्तियां कहा जाता है। जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची में जिसमें विषय दिए गए हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है और ये समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त होता है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि आर्टिकल 249 के अनुसार, 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व। ठीक है। ये राज्य सूची का विषय है। सामान्य रूप से इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त था? राज्यों को प्राप्त था, राज्य सरकार को। लेकिन जब राज्यसभा इस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देगी तो राज्य सरकारों को इस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या कहा कि अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ की संसद को प्राप्त होता है। राज्य उस पर कानून नहीं बना सकते हैं। और इस प्रकार की शक्तियां भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अनुच्छेद 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312। ठीक है। अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना ठीक है। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, तो यानी कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके संघ सरकार को नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का अधिकार किसको दे सकती है? राज्यसभा संघ सरकार को दे सकती है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 312 कहता है। अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार किसको दे सकती है? संघ सरकार को दे सकती है। देखिए अखिल भारतीय सेवा जो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस,
ये देखिएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है। भारतीय वन सेवा है, विदेश सेवा नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा अखिल भारतीय सेवा होती है। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार संघ सरकार को कौन दे सकती है? राज्यसभा दे सकती है, अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम लोग आते हैं इसके विधायी शक्ति पर। विधायी शक्ति में देखिएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो होते हैं यह संसद के किसी भी सदन में, यानी चाहे लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। चाहे पहले लोकसभा में पेश किए जाएं, चाहे राज्यसभा में पेश किए जाएं, और दोनों सदनों द्वारा जब पारित हो जाएंगे तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं स्वीकृति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। मान लीजिए दोनों सदनों में क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया, तो ये मतभेद कैसे ख़त्म हो? तो इस मतभेद के निपटारे के लिए राष्ट्रपति देखिएगा क्या करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और इस संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होता है वह स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, ये संसद है मान लीजिए, इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा होती है, बीच में संसद का सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन न तो लोकसभा में होता है और न तो राज्यसभा में होता है। पता चले लोकसभा या राज्यसभा में हो तो लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में या राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में दौरा करें। ठीक है, तो ये संयुक्त अधिवेशन संसद के केंद्रीय कक्ष में होता है, सेंट्रल हॉल में होता है, और स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो विधेयक के भाग्य का फैसला देखिए किसके पक्ष में होगा, लोकसभा के पक्ष में होगा कि राज्यसभा के पक्ष में होगा, क्योंकि विधेयक के भाग्य का फैसला बहुमत के आधार पर होना है। किस आधार पे होना है? बहुमत के आधार पर होना है। तो देखिएगा बहुमत किसके पास ज़्यादा है? लोकसभा के पास सदस्य संख्या ज़्यादा है, लगभग 550। ठीक है, राज्यसभा के पास लगभग 250 है, यानी कि इसके पास सदस्य संख्या राज्यसभा के पास लोकसभा से आधे से भी कम है। तो इस नाते बहुमत किसका स्थापित हो जाता है? लोकसभा का स्थापित हो जाता है, यानी कि लोकसभा के पक्ष में वो विधेयक, उस विधेयक के भाग का फैसला जो होता है वो लोकसभा के पक्ष में हो जाता है। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखिए। साधारण विधेयक के बारे में हमने कहा कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास ये स्वीकृति के लिए जाएगा। अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया तो इस मतभेद को निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और विधेयक के भाग्य का फैसला बहुमत के आधार पर होना होता है। चूँकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्य संख्या से काफ़ी अधिक है, इसलिए विधेयक के भाग्य का फैसला लोकसभा के ही पक्ष में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग
वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। वित्तीय शक्तियाँ राज्यसभा के पास बहुत सीमित ही प्राप्त हैं। देखिए, ये लोकसभा वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा पारित कर देगी तो ये भेजा जाएगा राज्यसभा के पास। ठीक है, राज्यसभा इसको अपने पास 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है। 14 दिन के अंदर ये कुछ सिफारिश संशोधन के साथ लोकसभा को लौटा सकती है, लेकिन उसको मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि वित्त विधेयक को, इस विधेयक को, ये वित्त विधेयक की बात हो रही है, वित्त विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। 14 दिन के बाद देखिएगा, दोनों सदनों, राज्यसभा अगर पारित नहीं करती है तो ये दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वित्त विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त है और यह वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद देखिएगा, अगला है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां या कार्यपालक शक्तियां। तो देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर हटाने की बात आएगी तो राज्यसभा को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसी शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगला है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। तो यहाँ देखिए, संविधान में अगर संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन विधेयक देखिएगा, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और उसके पास होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, अगर असहमत होता है लोकसभा और राज्यसभा में, यानी दोनों सदनों में अगर असहमत की स्थिति आती है, मतभेद उत्पन्न होता है, तो इस मतभेद के निपटारे के लिए यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई, अभी आप देखे थे कि साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमत की अवस्था में राष्ट्रपति क्या कर सकता था, संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों की बुला सकता था। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, संविधान संशोधन विधेयक है ये, इस संविधान संशोधन विधेयक के विषय में ये संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने राज्यसभा की शक्तियों के विषय में चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।